जैसा हम सब जानते हैं कि आज देहरी की साक्षात्कार श्रृंखला बतरस की एक और बातचीत है और हम सब इसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बतरस के अंतर्गत ये हमारी तीसरी बातचीत है। हमारी आज की मेहमान हैं बहुत ही प्रतिभाशाली और हम सब की बहुत ही प्रिय श्रीमती अमिता नीरव। हमेशा की तरह इस बातचीत में अमिता जी के साथ वैभव श्रीवास्तव हैं। अमिता जी के बारे में थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। अमिता नीरव जी का जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने राजनीति विज्ञान में जॉन पाल सार्त्र और अल्वेयर कामू के अस्तित्ववादी विचारों का संतुलन तुलनात्मक अध्ययन विषय पर पीएचडी की है। एक कहानी संग्रह जो तुम जो बहती नदी हो 2018 में प्रकाशित हुआ। अब तक 3 उपन्यास माधवी, जब इश्क तुम्हें हो जाएगा और सांवली लड़की की डायरी भी प्रकाशित और प्रशंसित। हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में कहानियों, लेख और यात्रा संस्मरणों का प्रकाशन। साहित्यिक पोर्टल्स पर भी कहानियों और लेखों का प्रकाशन। आईसेक्ट प्रकाशन द्वारा भारत के हिंदी कथाकारों पर 18 खंडों में प्रकाशित कथादेश संचयन में कहानी सम्मिलित। आकाशवाणी में कहानियों, कविताओं और ब्लॉग्स का नियमित प्रसारण। पुरस्कार जो अमिता जी को मिले हैं, कहानी संग्रह तुम जो बहती नदी हो को 2020 का मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन भोपाल का प्रतिष्ठित वागीश्वरी पुरस्कार, ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमिलिएशन स्टडीज़ की ओर से बेकन ऑफ डिग्निटी अवार्ड। विभिन्न महाविद्यालयों में प्राध्यापन, 16 साल पत्रकारिता का अनुभव भी इनके हिस्से रहा है। तो आप तालियों के साथ अमिता जी का स्वागत कीजिए। दूसरी तरफ वैभव श्रीवास्तव अवध क्षेत्र के सुल्तानपुर ज़िले से हैं। बचपन से ही साहित्य, सिनेमा और सांस्कृतिक अध्ययन में उनकी गहरी रुचि रही है। उन्होंने प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय से मानविकी की पढ़ाई की है। महात्मा गांधी, जिद्दू कृष्णमूर्ति, अल्बेयर कामू और निर्मल वर्मा के विचारों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव रहा है। फिलहाल वे दिल्ली में दिव्यांगों के लिए कार्यरत वितान फाउंडेशन, विश्वविद्यालयी विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकारों और उन्मुख करने के लिए कार्यरत परस्पर और दक्षिण पंथ, वाम पंथ जैसी विरोधी विचारधाराओं के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित संवाद उत्सव के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संस्था देहरी का संचालन कर रहे हैं। वैभव का भी तालियों से स्वागत करिए और प्रोत्साहन बढ़ाइए। और वैभव से अब आग्रह है कि वो बातचीत शुरू करें। शुक्रिया स्वाति। देर से बातचीत शुरू करते हैं। देहरी की साक्षात्कार श्रृंखला बतरस के तीसरे संस्करण में आज हम सब हैं और बात होगी अमिता दीदी से। हर साक्षात्कार से पहले ये समझना समझाना मुझे जरूरी लगता है कि जैसे हर बातचीत जो भी होती है उसकी एक लोकेशन होती है, एक दिशा होती है, एक वजह होती है कि क्यों कोई बातचीत ऑर्गेनाइज की जा रही है, और बातचीत करने वाला जो इंसान होता है उसके भी अपने आग्रह, अपने बायसेस होते हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं किन वजहों से बातचीत रखी गई है, इसकी लोकेशन, इसका संदर्भ समझा दूं। अमिता जी से इस बातचीत की पृष्ठभूमि ये है कि मैं और देहरी के कई साथी अमिता जी से फेसबुक पे लंबे समय से जुड़े रहे हैं और उनके लेख लगातार फॉलो करते रहे हैं। उनके विषय विविधता से भरे होते हैं, विचारों का वितान लगातार बढ़ता रहता है। उनकी 4 किताबों का जिक्र जरूर इन सवालों में आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन किताबों से इतर बहुत सारी बात जाएगी, क्योंकि असली बात वो है जो किताबों में समेटने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन डेफिनेटली उससे बहुत इतर भी वो बातें करती रहती हैं। एक और बात है जो मुझे देहरी के लिए जरूरी लगती है। जब किसी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को या एग्जिस्टिंग मीडियम को कमजोर माना जाने लगता है, ये कहा जाता है जैसे फेसबुक के लिए ही मसलन कि फेसबुक एक गंदा माध्यम बन गया है, अच्छी बातचीत नहीं होती, शोर ज्यादा है, बकवास ज्यादा है वहां पर। तो ऐसे में उस माध्यम में कौन लोग हैं जो अपनी बात तरीके से रख रहे हैं, लगातार भरोसा बनाए हुए हैं उस माध्यम में खुद भी, और उनकी वजह से किन्हीं और का, किसी सुदूर बैठे पाठक का, किसी सुदूर बैठे व्यक्ति का भी भरोसा बरकरार है उस माध्यम पे। इस पॉजिटिव पक्ष की तरफ ध्यान दिलाना भी मुझे लगता है हमेशा देहरी का उद्देश्य रहेगा, जितना मैंने समझा है, सोचा है हम सब ने। उस वजह से भी अमिता दी से बातचीत जरूरी लगी मुझे, क्योंकि फेसबुक पे आप लगातार उस तरह मौजूद रही हैं, चाहे वो व्यक्तिगत ट्रेजेडी रही हो घर में, चाहे ये पॉलिटिकल बदलाव और आपको इसका कुछ सामना करना पड़ा हो, गलत सही हर तरह के विरोध का।
तो उस सब के साथ भी आप लगातार बने रहे और इसे एक दायित्व की तरह आपने समझा। आपने इस बात को बहुत प्रोनाउंस्ड तरीके से लिखा भी बार बार कि एक दायित्व है और ये निभाना है, लोग पढ़ते हैं। आपकी पोस्ट है जो ये कहती है क्लियरली कि लोग पढ़ते हैं, एक व्यक्ति भी अगर मुझे पढ़ रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो कहूँ वो पूरी जिम्मेदारी पूरी तरीके से कहूँ। तो इसलिए ये बातचीत बहुत ज़रूरी लगी और वही सारे मुद्दे टच करेंगे एक एक करके प्रश्न में, जिन पर इतने सालों में वो बात करती रही हैं, जो मेरे पढ़ने में आए हैं, जो मेरे साथ के बच्चों में पढ़ने में आए हैं। संवाद उत्सव जो देहरी का एक बहुत ज़रूरी एक्टिविटी है जिसमें हम हर महीने एक बार मिलते हैं, साथ में बैठ के बात करते हैं, खुला मंच है, कोई भी आ सकता है। उसमें अक्सर ऐसे सवाल उठते रहते हैं जिन सवालों पे अमिता दीदी भी लिखते रहते हैं। तो उन सवालों से जुड़ी चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे और किताबों के मार्फत भी डेफिनेटली कुछ बातें होंगी, क्योंकि वो जरिया रही हैं जहाँ पर एक साथ समेट के अपनी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं बहुत अच्छे रूप में। प्रश्नों पे आते हैं तो शुरुआत एक मौजूद राजनीतिक प्रश्न से करूंगा। लोकसभा चुनावों के परिणाम पिछले महीने आए हैं और पिछले कुछ महीनों में अचानक से आम फहम बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के पक्ष में एक पॉजिटिव माहौल बनता दिखा है। एक ऐसे साहित्यकार और चिंतक के रूप में जो तब से राहुल गांधी को अच्छे और जिम्मेदार विकल्प के रूप में देखता रहा है जब उनके खिलाफ ही माहौल था हर तरफ, इस अचानक आए बदलाव को, बदलती हवा को, बयार को, इस पब्लिक परसेप्शन को जो बदल रहा है, आपने कैसे देखा, समझा? और ये प्रश्न इसलिए क्योंकि एक चैतन्य लेखक मेरी समझ से आने वाले बदलावों को कई बार पहले भांपता भी है, चाहता भी है कि ऐसे बदलाव आए, और उसकी भूमिका इस लिहाज से बेहद जरूरी हो जाती है। और बहुत कम लोग, जितना मेरे पढ़ने में आए पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स ने इस बदलाव को अभी से 4-5 महीने पहले, उससे पहले इमेजिन किया था। ज्यादातर लोग किसी और बात की तरफ थे कि राहुल गांधी की से किसी किस्म की उम्मीद नहीं की जा सकती है और शायद उनका अपनी वायनाड सीट बचाना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो राहुल गांधी औचित्य नहीं है इस बात का, लेकिन ये बात औचित्य है कि इस तरह का प्रेडिक्शन, इस तरह की क्लियर समझ रखने वाले लोग गलत साबित हुए और आपको जिस बात के लिए महीनों सालों बहुत सारी गालियां दी गई, वो बात अचानक से सही साबित हो रही है और बहुत सारे लोग बदल के अब उस खेमे में आते जा रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सालों से इस बात का सपोर्टर रहा है और उन्हें एक जिम्मेदार विकल्प की तरह देख रहा है और संभवतः आने वाले समय में उन पर सवाल भी उठाएगा जैसे ही वो अगर कभी सत्ता में आएंगे। किस तरह से पूरा बदलाव देखते हैं, कैसी जिम्मेदारी महसूस होती है और कैसे ऐसा प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि ये एक जिम्मेदार विकल्प होंगे जबकि सब तरफ माहौल उनके खिलाफ था? मैं बार बार राहुल गांधी के बारे में बात करती रही हूँ और बार बार मुझे लगता रहा है कि एक स्पार्क जो है वो उसमें दिखाई देता है। उसकी जो मूल वजह है वो ये है कि वो चीज़ें देख पा रहा है जो हम इस टाइम में रहते हुए हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। जैसे जब 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने रवीश कुमार को एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल था, जो हमने 2004 से जो हमने लागू किया था और 2000 जो नेक्स्ट था 10 तक का, उसमें वो 10-11 तक आते आते वो मॉडल जो है वो अप्रासंगिक हो गया था। तो हमें लगा था कि उसको बदलने की जरूरत थी। यदि हमको मेजॉरिटी होती 14 को तो हम उसको मॉडल को बदल देते। तो एक जो चीज़ थी वो एक शायद वो टर्निंग पॉइंट था जहां मुझे लगा कि ये आदमी जो है वो बहुत दूर देख पा रहा है, एक। और दूसरी चीज ये कि वो बहुत जिम्मेदारी से अपनी बात कह रहा है और बहुत ईमानदारी से कह रहा है, क्योंकि वो जिस वक्त की बात कर रहा था वो वक्त कांग्रेस का शासन था उस वक्त में और उस वक्त की असफलताओं पर बात कर रहा था वो। एक चीज तो ये थी। दूसरी ये थी कि उसके खिलाफ जिस तरह से पूरा के पूरा माहौल तैयार किया जा रहा था और ये सिद्ध किया जा रहा था कि उसके पास वो समझ नहीं है और उसके बावजूद वो अपनी चीजों पर टिका हुआ था। वो बार बार ये बात कह रहा था, वो जब कोविड की बात हो रही हो या वो भट्टा परसोल वाला मामला उससे पहले हुआ था, उस पर जो बात हो रही थी, उसकी वजह से जो भूमि सुधार जो है लागू किया गया था उस वक्त में, तो
कांग्रेस की जो पूरी की पूरी पॉलिसी थी, जो नरसिम्हा राव के समय में थोड़ा सा टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन की तरफ चली गई थी, उसको फिर से वो ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा था और वो ट्रैक पर लाने के लिए लगातार बात कर रहा था। एक चीज बीच में थोड़ा सा विचलन मुझे ये महसूस हुआ था कि वो धीरे से सांप्रदायिकता की तरफ नहीं बल्कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ धीरे से वो लोग सरक रहे हैं, लेकिन उसको समय रहते एकदम से पकड़ लिया गया और वापस से वो चीजें जो है वो डाइल्यूट कर दी गई और फिर से वो उस चीज को पकड़ लिया जो न्याय की बात कर रहा था, वो उस चीज को पकड़ लिया। जब जातिगत जनगणना की बात होती है तो लोगों का ये कहना है कि जातिगत जनगणना, मतलब मुझे कई लोगों से मेरी इस विषय पर बहस हुई है कि जातिगत जनगणना जो है वो समाज को बांटने की कोशिश है। मतलब ये एक दुष्प्रचार है जो सरकार की तरफ से लगातार चल रहा है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमारा जो पूरा परसेप्शन है वो ये है कि हम सरल चीजों की तरफ जल्दी जाते हैं। तो ये एक बहुत सरल सा निष्कर्ष है कि जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, मतलब सवर्ण जो है वो अलग हो जाएंगे और जो दलित है वो अलग हो जाएंगे और फिर इन दोनों के बीच में जो है संघर्ष होता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात आती है कि न्याय जो है उसके विचार को आप लागू कैसे करेंगे, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि दरअसल जो जनसंख्या है उसका अनुपात क्या है जिसको जरूरत है चीजों की, तो ये जो सारी चीजें हैं वो राहुल गांधी देख पा रहा है। और न सिर्फ देख पा रहा है, तमाम विरोध के बीच में, तमाम ऑड्स के बीच में वो इस तरह की चीजें रख पा रहा है बिना इस चीज की परवाह किए कि लोग उसके साथ आएंगे या नहीं आएंगे। वो जो जिस किस्म का राजनीतिक रिस्क ले रहा है, पॉलिटिकल रिस्क जिस तरह से ले रहा है, उससे मुझे लगता है कि मुझे संभावना नजर आती है। और ये जो चुनाव हुए हैं इस बार के, उसके बाद मैं जरूर कहूँगी कि ये जो सफलता है राहुल गांधी की, दरअसल ये सफलता यदि और बड़ी होती जी, तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी होती और उसके असफल होने के खतरे भी ज्यादा बड़े होते हैं। और यदि मान लीजिए आप अगले चुनाव में कुछ बेहतर होता है, कांग्रेस यदि फुल मेजॉरिटी में आती है, नई मेजॉरिटी में आती है और कोalition गवर्नमेंट बनाती है, तब राहुल गांधी की पूरी यात्रा जो है वो दांव पर लगी रहेगी। असली परीक्षा तब होगी उसकी। बिल्कुल, आप तब भी होंगे? मैं बिल्कुल होंगी और सवाल उठाने बिल्कुल। और यदि मुझे लगेगा कि ये अप टू द मार्क नहीं हो रहा है तो मैं तब भी कहूंगी। और तब आप उधर से गाली खाएंगे? बिल्कुल। सुंदर। राहुल गांधी बिल्कुल जरिया ही हैं। मैं बस उस प्रवृत्ति की तरफ इस सवाल से ले जाना चाह रहा था लोगों का मन, कि कैसे बिल्कुल सामने आने वाली चीज को नहीं देख पा रहे थे बहुत सारे बुद्धिजीवी या खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले, और कैसे वो चीज अचानक से 3-4 महीने में आई। और अभी मैं देख रहा हूँ हर दूसरा व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसका झुकाव राहुल गांधी की तरफ अचानक से है। सोशल मीडिया पे भी वो चीज दिख रही है। जनवरी-फरवरी तक स्थिति कुछ और दिख रही थी। तो बस इसलिए ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रश्न उठाए जाने चाहिए, क्यों लोग नहीं देख पा रहे थे इन चीजों को। अगर इतना ही ये चीज अचानक से खुली थी तो, और जरूरी भी थी तो, अगर लोगों को लगता है। अच्छा, एक प्रश्न आपकी व्यक्तिगत यात्रा से जुड़ा हुआ है। बचपन और तमाम चीजें आप लगातार उसके बारे में कहीं ना कहीं बात करते रहे हैं अलग अलग जगहों पर, और वो सब आती रही है। लेकिन एक जरूरी प्रसंग है आपका PhD थीसिस, जो अस्तित्ववाद पर आधारित था। बेसिकली आपने जेन पॉल सार्त्र और अल्बेर काम्यू के विचारों की तुलना करते हुए अपनी थीसिस लिखी थी। तो अस्तित्ववाद के साथ जो आपकी यात्रा है उसके बारे में बताएं आप, और काम्यू की तरफ झुकाव क्यों रहा आपका,
आज की दुनिया में एग्जिस्टेंशियलिज्म और काम्यू का क्या रेलेवेंस देखती हैं, क्योंकि थोड़ी बात उस तरफ की कम होने लगी है धीरे धीरे, और लगातार ऐसा आने लगा है कि आउटडेटेड फिलॉसफी हो गई है अब, ऐसा बहुत सारे लोग कहने लगे हैं। हालांकि एक पक्ष है जो कोविड के टाइम में कहने लगा था कि ये वापस से उठ खड़ी होने वाली फिलॉसफी है, इसकी रेलेवेंस बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही कोविड गया दोबारा लोगों को मैंने इस तरह की बात कहते सुना एकेडमिक हलकों में कि अब वापस नहीं इस विचारधारा को उतनी तवज्जो दी जानी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत यात्रा इसके साथ बहुत ज्यादा रही है, एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ। खुद भी काम्यू मेरे लिए है, जैसे आपके क्रश रहे हैं वो वैसे मेरे भी क्रश रहे हैं काम्यू, तो इसलिए मुझे लगा ये सवाल पूछा जाना चाहिए, काम्यू क्यों इतने खास और अभी क्या रेलेवेंस, और एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ कैसे मतलब यात्रा जुड़ती है आपकी ये पूरी की पूरी। अभी जब आप एक लेखक हैं, लेखक के तौर पे कैसे देख पाते हैं उस चीज को, क्योंकि आपके लिखे में कहीं ना कहीं सवाल कुछ ना कुछ वो हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह सार्त्र या काम्यू डील कर रहे थे। परिस्थितियां अलग हैं, आप कोई पौराणिक प्रश्नों को लेकर फिर उनसे जूझ रहे हैं, क्योंकि माधवी का प्रश्न जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का ही है, और आखिर में उससे उसी तरह लड़ रही है जो एक शायद एग्जिस्टेंशियल तरीका होता जो सॉल्यूशन आ रहा है। तो बात तो आ रही है, आपके अपने कॉन्टेक्स्ट अपने तरीकों से आ रही है, लेकिन वही उस यात्रा को समझना चाह रहा था उस बिंदु पे कि कहाँ से वो अस्तित्ववाद से जुड़ती है, कहाँ से वो काम्य से जुड़ती है। कई बार ये होता है ना कि हम जिस मेंटल स्टेटस में होते हैं उस मेंटल स्टेटस का रिफ्लेक्शन ढूंढते हैं हम अपनी जिंदगी में। बिल्कुल। तो जिन दिनों में एमफिल कर रही थी तो डिसर्टेशन लिखना था, और ये बात हुई थी कि डिसर्टेशन के लिए सब्जेक्ट क्या होंगे, तो सब लोगों ने बड़े आसान से सब्जेक्ट अपने लिए चूज किए थे। और जिन दिनों में पढ़ रही थी, मैं पहले भी लिख चुकी हूँ इस विषय पर कि अनड्यू सफरिंग जैसी कोई चीज़ होती है वो मेरी ज़िंदगी में थी, और मैंने बहुत लंबा अरसा 8 या 9 साल लगभग मैं उस सफरिंग में रही, और अभी तक मेरे पास उस सफरिंग का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अभी तक मैं नहीं बता सकती कि वो सफरिंग मेरे पास क्यों थी, जबकि आपके आसपास की सारी परिस्थितियाँ एकदम से अच्छी थी, उसके बावजूद वो सफरिंग जो है वो मेरी अपनी ज़िंदगी में रही। तो उन्हीं दिनों थोड़ा सा मैंने एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ा, थोड़ा सा मृत्यु का दर्शन देखा, थोड़ा सा त्रास देखा, और मुझे लगा कि मुझे इसी विषय पर पीएचडी करनी है। और वो जो हमारा जो शहर है वो दिल्ली वालों के लिए तो बड़ा कस्बानुमा शहर है, अभी भी वो कस्बानुमा ही शहर है। और वहाँ पर आपको किताबें नहीं मिलती थी। जिस वक्त मैं पीएचडी कर रही थी उस वक्त प्रकाशक आपकी बातों का जवाब नहीं दिया करते थे। और जब मैंने अपने गाइड से कहा कि मुझे इस विषय पर करना है, तो उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि नहीं इस पर नहीं हो पाएगा क्योंकि इस पर किताबें नहीं मिलेंगी। अच्छा। फिर किताबें जैसे तैसे जुगाड़ हुआ किताबों का। उसके बाद जब मैंने अपनी पीएचडी लिखी, तो जब मैं आरडीसी हुई, तो आरडीसी में जो एक्सपर्ट आए उन्होंने मुझसे कहा कि अस्तित्ववाद तो फिलॉसफी का सब्जेक्ट है या लिटरेचर का सब्जेक्ट है, आप इसको पॉलिटिकल साइंस में कैसे करेंगी। तो मुझे ये कहना पड़ा कि एक तो ये है कि हम हमारे सिलेबस में इसको पढ़ते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद की जो डिस्पेयर है उसमें पैदा हुआ दर्शन है, उसके बाद सारी पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम इसको कैसे कह दें कि ये पॉलिटिकल फिलोसफी का विषय नहीं है। तो थोड़ी मुश्किल से मुझे उस पर काम करने के लिए परमिशन मिली कि आप इस पर पॉलिटिकल साइंस के तहत कर सकती हैं, क्योंकि वो फिलॉसफी का सब्जेक्ट है या फिर लिटरेचर का सब्जेक्ट है। तो वैसे मैंने काम शुरू किया, लेकिन वो फिर से वही बात है कि वो बड़े तकलीफ के दिन थे मेरे, और उन दिनों में मैंने उस पर काम किया। और मुझे बार बार ये लगा, मतलब ये थोड़ा अजीब बात है, अभी जो पीएचडी हो रही है उसमें बहुत रेफरेंसेस की डिमांड नहीं होती है, लेकिन जब मैं पीएचडी लिख रही थी तो मुझसे बहुत सारे रेफरेंसेस की डिमांड हुई थी। और मेरे जो लिखने का तरीका ये था कि मैं उसको पूरा पढ़ती थी, फिर उसको डाइजेस्ट करती थी। मतलब आप समझिए कि अनुभव के स्तर पर पहुंच जाती थी मैं उन चीज़ों को करते हुए, और फिर अनुभव के स्तर पर पहुंचने के बाद जो मेरे अनुभव हैं उन विचारों के साथ, वो मैं उसको राइट डाउन करती थी। तो
गाइड ने कह दिया कि नहीं ये नहीं चलेगा क्योंकि आपने रेफरेंस कुछ नहीं दिए हैं इसमें। तो फिर मुझे रीराइट करना पड़ा उसको, फिर मैंने उसको रीराइट किया। तो ऐसे मेरी पीएचडी हुई। उसके बाद बहुत लंबा अरसा गुजरा, चीज़ों से बाहर आ गई मैं, और फिर मुझे भी ये लगने लगा कि ये बहुत ही नेगेटिव टाइप की फिलॉसफी है। मतलब बहुत सारा हमारी जिंदगियों में अदरवाइज बहुत एब्सर्ड है, तो इसको हमको क्यों इतना ग्लोरीफाई करने की जरूरत है। फिर सार्त्र और कामू, मतलब मेरा अट्रैक्शन जो था मेन वो था सार्त्र, लेकिन जब मैं कंक्लूड हुई तो मैं कामू की तरफ जाकर खड़ी हो गई। क्योंकि जब हम विचारधाराओं की बात करते हैं तो ये होता है कि कोई भी सामूहिक चीज है उसमें व्यक्ति जो है वो पीछे चला जाता है। तो जब हम विचारधाराओं की बात करते हैं, जब सार्त्र विचारधारा की बात करते हैं, तो वो बहुत धीरे से कम्युनिज्म की तरफ जो है वो चले जाते हैं, और फिर वो सारी चीजें भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं जो अदरवाइज जस्टिफाई नहीं होनी चाहिए। हिंसा को सीधे सीधे जस्टिफाई करते हैं जी। तो जब आप थोड़ा उसको और पढ़ा तो मुझे लगा कि यदि आपकी विचारधारा भी आपको इंसान के साथ नहीं खड़ा कर सकती है, तो फिर इस विचारधारा के आप मतलब क्या है उसका। तो फिर मुझे लगा कि कामू इस जगह इसलिए ठीक है कि वो इंसान की बात करते हैं, वो इंसान की तरफ झुकते हैं। तो उस तरह से मुझे कंक्लूड जो है वो मैंने फिर कामू की तरफ जाकर किया। बिना किसी शर्त इंसान की तरफ जाते हैं, वो बार सारे रिस्क उठा के जाते हैं। वही बिल्कुल। तो फिर इसलिए धीरे से मैं कामू की तरफ आकर खड़ी हुई, और मुझे लगा कि मैंने वही जो हाइपोथेसिस थी मेरी, वो हाइपोथेसिस आखिर में जो है वो गलत सिद्ध हुई। और मैं मानती हूँ कि यही मेरी रिसर्च जो है उसकी सफलता है। बहुत रेयर बात है हाइपोथेसिस का गलत हो जाना और उसे सफलता ले लेना, सफलता मान लेना। हाँ, इसलिए क्योंकि इसलिए सफलता मैं उसकी मानती हूँ क्योंकि मेरे जो बायसेस थे वो मेरे रिसर्च में नहीं आए। बिल्कुल, ये मतलब मेरी रिसर्च का हासिल। बहुत सुंदर। विचारधारा पे ही अगला भी प्रश्न है। आप बहुत डील करती हैं इस मुद्दे से। तो जब आप किसी वाद या विचारधारा के गुलाम नहीं होते, हर मुद्दे पे आजाद विचार रखने की कोशिश करते हैं, तो आपको कभी कॉमरेड कह दिया जाता है, कभी कभी छुपी हुई संगी भी लेबल्स मैंने सुन लिया। तो ऐसे में अपनी वैचारिक आज़ादी को कैसे बचा के रख पाते हैं एक लेखक के तौर पे? क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ सेंसरशिप के मौके आते होंगे, ऐसा डर आता होगा। मुझे याद आता है किसी फेसबुक पोस्ट में आपने जिक्र किया था कि राजेश जी भी, आपके हस्बैंड भी ये कह रहे थे कि इन मुद्दों पे मत लिखा करो अमिता। तो ऐसी बातें, और जबकि वो खुद इन मुद्दों पर मुखर रहना चाहते हैं, उनकी कविताओं में, उनकी बातों में इस पर जिक्र आता है, वो खुद इन चीज़ों को लेके बहुत उद्वेलित होते हैं। तो ऐसे में इस तरह का माहौल बन जाना कि सेल्फ सेंसरशिप की नौबत आ ही जाती है। कुछ ना करते हुए जब हम लिखने बैठते हैं तो कई बार ऐसा होता है क्या करें, किस तरह करें कि कंट्रोवर्शियलाइज ना हो जाए बात को। तो कैसे उस चीज से डील कर पाते हैं, वो वैचारिक आज़ादी कैसे बचा पाते हैं? विचारधारा हर एक का ये आग्रह है कि नहीं, एक तो नाव पकड़नी पड़ेगी। आप लेखक भी हैं और आप बात भी कर रहे हैं कि आपका दायित्व है, और फिर आप एक विचारधारा भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये आज़ादी आपने कैसे मान ली कि आपको दे दी जाए? तो वो सवाल उठाते हैं, उन्हें लगता है उनका ये हक बनता है कि एक लगातार लिखने वाले व्यक्ति को किसी एक खेमे को तो पकड़ना चाहिए, और उस बेसिस पे वो तय भी कर लेते हैं कि है तो छुपी संगी, है तो कॉमरेडनी। तो उस तरह के शब्द आपके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो क्योंकि उद्वेलित भी करता है, आपकी पोस्ट में वो तकलीफ भी आती है। ये इतना आसान नहीं रहता होगा जितना हंसते हुए हम ये बात कर ले रहे हैं। वो दिन भी आते होंगे जब सब कुछ निरर्थक लगने लगता होगा। तो कैसे उससे डील कर पाते? क्योंकि वो हम सब के लिए, आई थिंक, जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल लिखना शुरू कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, पब्लिक फोरम पे डील कर रहे हैं, ज्यादातर में मैंने वो समस्या देखी है अक्सर बातचीत में। तो उससे कैसे डील करते हैं वो थोड़ा समझाएं आप। असल में कुछ चीज़ें जो है वो मैंने अपनी तय की है।
जैसे अभी जो बहस चल रही थी शाकाहार और मांसाहार वाली, तो उसमें भी मैंने एक बात कही थी कि जब शाकाहार की बात आप करते हैं तो आपके भीतर एक किस्म का श्रेष्ठता बोध है कि भाई हम शाकाहारी हैं। कोई जो ब्राह्मणवाद जो है वो उभर कर आता है। और ऐसा नहीं है कि मांसाहार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं और शाकाहार की भी सीमाएं हैं। तो जब आप ये बात करते हैं कि शाकाहार क्या है और कुछ लोग अभियान चला रहे हैं बाकायदा उसका, तो इस बात पर इस तरह से बहस हुई कि आप वो जो आइदर आर वाली बात है कि या तो ये सही है या ये सही है, बाइनरी। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि सबसे पहले तो ये है कि कोई बात कौन कह रहा है और उसके कहने की नीयत क्या है। नीयत मेरे ताई बहुत महत्वपूर्ण चीज है और एक विवेक है जो आपको करते करते डेवलप होता है। मतलब बहुत सारी बार ऐसा हुआ मेरे सामने कोई चीज आई और मैं आप जैसे संशय में आ जाते हैं आपकी, यार इसका ये पक्ष भी सही है और ये वाला पक्ष भी सही है, तो फिर आप कहाँ जाकर खड़े होंगे। तो एक विवेक है जो आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो अपने आप विकसित होता है और वो आपको बताता है कि दरअसल ये जो चीज है ना, ये इस तरह से आपको डील करनी पड़ेगी, एक चीज। और दूसरी चीज जो ये सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कह लीजिए, असहमति कह लीजिए, इस तरह की जो चीज है, उसके लिए तो ये है कि ये एक सोशल मीडिया का जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो आपके भीतर एक सहिष्णुता जो है वो असहमति के प्रति, वो आपको धीरे धीरे डेवलप करता है। आपसे कोई असहमत है, आपके कोई ट्रोलिंग कर रहा है, तो आप उससे ये समझते हैं कि ठीक है, ये उसका परसेप्शन है। बहुत सब्जेक्टिव बात है लेकिन ये शायद, हाँ, क्योंकि बड़े सारे लोगों ने बोलना ही, लिखना ही बंद कर दिया इस वजह से, क्योंकि ट्रोलिंग हुई। पहली ट्रोलिंग पे घबरा भी गए लोग, या ऐसा हुआ कि रेप थ्रेट से लेके क्या क्या नहीं आ जाता है, सब आप जानते हैं। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। तो हाँ, लेकिन एक और चीज है जो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि जो मार्क्स कहते हैं कि यदि परिस्थिति इंसान को बनाती है तो हमें परिस्थिति को बदलने के बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो अभी हम परिस्थितियां नहीं बदल पा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन परिस्थितियां इंसान बनाती है, ये एक सच है। बिल्कुल। तो जिन परिस्थितियों से मैं बनी हूँ, जरूरी नहीं है कि उन्हीं परिस्थितियों से तुम बने हो। तो यदि मैं अलग सोचती हूँ तो ये कोई जरूरी नहीं कि तुम मेरी तरह सोचो, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियां अलग है, मेरी परिस्थितियां अलग है। तो मुझे अकोमोडेट करना आना चाहिए उन लोगों को भी जो मुझसे सहमत नहीं है। मुझे ये जानना चाहिए कि वो मुझसे सहमत क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग है। तो ये जो विचारधारा से जब हम बात करते हैं, तो मेरी जो दिक्कत है विचारधारा से, वो दिक्कत यही है कि आप सब लोगों को एक तरह से डील करना चाहते हैं। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं, लोग कहते हैं कि जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है ना, उसको एकोमोडेट करना चाहिए हमें। लेकिन जब हम विचारधारा की बात करते हैं तो हम अलग विचारधारा को एकोमोडेट नहीं करते हैं। तो सारी विचारधाराओं का सच ये है कि वो सबको एक तरह से देखना चाहता है। तो उससे मेरी असहमति है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि सब चीजों से ऊपर इंसान है। बिल्कुल। चाहे विचारधारा हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, और उसकी जो गरिमा है, इंसान जो है, उसका जो जीवन है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे मैंने भी सीखा है सोशल मीडिया पर। और जो तुमने शुरुआत में बात कही थी कि फेसबुक के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया तो बड़ा वैसा माध्यम है, आज लिखा कल खत्म, जैसे अखबार के लिए कहा जाता था ना कि अखबार में छपा क्या है, वही सोशल मीडिया के लिए कहा जाता। लेकिन जो बात है कि एक भी आदमी यदि उसको पढ़कर समझता है, इवन
केवल सोचता है। अब आप जो लिख रहे हैं, यदि कोई एक चीज किसी को ये लग रही है कि यार मैं इस तरह से सोच रहा हूँ लेकिन ये इस तरह से भी हो सकता है, आपको पढ़कर यदि किसी को ऐसा लगता है, तो वही लिखने की सफलता है। इंसान सबसे बड़ी कसौटी बार बार तो विचारधारा से इसलिए मुक्त रह पाते हैं। ये बहुत रेयर चीज है, मुक्त नहीं मिलते लोग। इसीलिए हिंदी साहित्य में तो ये अलग ही किस्म की लड़ाई है कि बाकी दुनिया में तो खैर विचारधारा क्या है आम इंसान को समझ भी नहीं आता, वो तो चलिए कह लिया लोगों ने शोर मचा के, तो सोशल मीडिया पे तो चलिए हाँ ठीक है, अच्छा मोदी जी के सपोर्टर होने पे राइट विंग होते हैं, ठीक है मैं राइट विंग, अच्छा ऐसा राहुल गांधी के सपोर्टर होने पे कांग्रेसी होते, ठीक है कांग्रेसी हो गया। लेकिन उसको नहीं पता है अगर ऐसी बातें हैं, वो नहीं जानता है, वो ज्यादा नहीं डील करता। लेकिन जो लोग करते हैं, हिंदी साहित्य की ही बात करें, यहाँ तो ये बात बहुत स्पष्ट है, अगर आप किसी खेमे में नहीं हैं तो ये मान लिया जाता है कि आप विरोधी खेमे में हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं है तो डेफिनेटली आप अपोजिट खेमे में हैं। तो ये तो कोई मान ही नहीं सकता। और इस बात को बार बार लिखा जा रहा है, रेगुलर लिखा जा रहा है कि अगर आपने एक खेमा नहीं पकड़ लिया क्लियरली है, इसका मतलब है कि आपके दिल में चोर है। और जैसा आप कई बार कहते रहे हैं, कहीं ऐसे लोग सत्ता पक्ष की तरफ से बैटिंग तो नहीं कर रहे हैं, वो वाली बात बहुत स्पष्ट रूप से बार बार लेबलिंग करके कह दी जाती है। आपका वो मतलब नहीं रहता होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मुझे आपको पढ़ते हुए लगा है, खुद पे ये डाउट आया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मुद्दे पे नहीं बोलकर, क्योंकि मैं ज्यादातर मुद्दों पे नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं लिखता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति उस तरह नहीं प्रोनाउंस तरीके से लिख पाता। कोई किसी तरह ये काम कर पा रहा है, कोई अखबार में कुछ कर रहा है, कोई घर में चीजें आयोजित कर रहा है, कोई इस तरह से नहीं करके अपने घर के ही 5-10 लोगों के साथ बैठ के बातें कर रहा है। लेकिन ऐसी बातें जब भी होती हैं वैचारिक प्रतिबद्धता की, आप किसी विचारधारा के दायरे में खुद को नहीं रखते, लेकिन आपकी बातों में कई बार ऐसा होता है, जब आप दायित्व की बात करते हैं उसमें कभी कभी ऐसी टोन आ जाती है कि मैं उस बात से घबरा जाता हूं, जैसे कि ऐसा कुछ आ रहा है कि हम क्योंकि नहीं बोल रहे हैं इन मुद्दों पे, तो हो सकता है हमारे अंदर कोई चोर छुपा हुआ हो। तो ये भाषा की बात भी हो सकती है, हमारी अपनी समझ की बात भी हो सकती है, लेकिन उस समय वो वाला डर मुझ पे आता है बिल्कुल से कि क्या ये एक किसी वामपंथी झुकाव वाले लेखक की तरफ से हम सब पे प्रश्न चिन्ह है। वो डर एक आता है, वो मैं डर साझा करना चाह रहा था इस बातचीत के दौरान, इसलिए मुझे लगा रखूं। बाकायदा मुझे पोस्ट से ऐसे मेरे पास होंगे रेफरेंस हैं जिनमें ऐसा रहा होगा कि जिक्र में मुझे बात बात में लगा कि अच्छा मेरा ना लिखना कहीं अपराध है मेरा, जो एक चॉइस हो सकती है, क्योंकि हम डेफिनेटली सारे मुद्दों पर कभी भी डील नहीं कर सकते। नहीं, आप भी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं ये बात कह रही होती हूँ तब वो लोग टारगेट पर होते हैं दरअसल जो हर मुद्दे पर लिखते हैं। ठीक है, ज्यादातर मुद्दों पर लिखते हैं, लगभग हाँ, मतलब हर मुद्दों पर, मतलब जिस पर भी विवाद हो रहा है उस पर वो जरूर अपनी एक आहुति देते हैं। हर मुद्दों पर मैं भी नहीं लिखती हूँ, और मेरी कोशिश ये रहती है कि यदि कोई मतलब अब ये चुनना भी धीरे धीरे सीखा है मैंने कि आपको किन मुद्दों पर लिखना चाहिए और किन पर नहीं लिखना चाहिए। मतलब ये भी एक प्रैक्टिस से मैंने अर्न किया है कि कई बार क्या होता है कि आपको उस खास विषय पर लिखने के लिए कंपेल कर दिया जाता है। कंपेल कर दिया जाता है इन द सेंस कि उसको इतना हाइप दिया जाता है कि आप अपने आप को उस पर लिखने से बचा नहीं पाते हैं। और वो भी एक पूरे के पूरे षड्यंत्र का हिस्सा होता है, और उसको भी आपको डिटेक्ट करने की जरूरत है कि आपको किस मुद्दे पर लिखना है और किस पर नहीं लिखना है। बिल्कुल। तो मैं उन लोगों पर ये बात कहती हूँ जो लगभग जिस भी मुद्दे पर विवाद हो रहा हो उस पर लिखते हैं वो, और जिन असल मुद्दों पर जहाँ पर इंसान इन्वॉल्व है वहां पर वो लोग लिखने से बचा लेते हैं अपने आप को। तो मैं उन लोगों के लिए ये बात कहती हूँ। मैं उन लोगों के लिए नहीं कहती हूँ जो लोग लिखते नहीं हैं, बिल्कुल, या जिन लोगों का लिखना उस तरह से पॉलिटिकल राइटिंग नहीं है। मतलब मेरी समस्या ये है कि जो तुम साहित्य के लिए कह रहे हो, मेरी समस्या ये है कि मुझे लोग साहित्य के बाहर मानते हैं, और कुछ लोग मुझे पॉलिटिक्स से बाहर मानते हैं, ये कहते हैं ये साहित्य से है। कुछ लोगों का कहना नहीं ये साहित्य से नहीं है। तो मैं तो उस तरह से हूँ कि मेरा कोई देश नहीं है।
ये मेरा सच है। साहित्य से नहीं है आप, राजनीति से नहीं है आप, इसीलिए हमने आपको बुलाया है क्योंकि आप क्या हैं, मतलब हमें पता है। उससे से रिलेटेड सवाल है, उस बात से, आपकी उस भूमिका से रिलेटेड कि आप एक डिमांडिंग पाठक हैं। आपके लिखे में 12 ये जिक्र आता है कि इधर ज्यादातर किताबें आपको निराश करती हैं जो भी आप पढ़ती हैं, और आप उन्हें पूरा नहीं पढ़ पाती हैं अक्सर। फिर आप एक लेखक भी हैं और अपनी किताबें लिखते हुए लेखक की चुनौतियां और सीमाएं दोनों को महसूस करती रहती होंगे। तो ऐसे में खुद को सतत स्क्रूटिनाइज करते हुए लगातार, और साथ में जब लिख रहे हैं ऐसे स्क्रूटिनी करते हुए कि हाँ मैं सही लिख रही हूँ क्या, मैं इस मुद्दे से सही से डील कर रही हूँ क्या, और साथ में एक डिमांडिंग पाठक भी हैं आप, तो ये जो दोनों भूमिकाएं हैं कैसे इसको साधते होंगे, कैसे बरतते होंगे? क्योंकि ये एक साथ वो डिमांडिंग पाठक जो किताबें ही नहीं खत्म कर पा रहा है, उसे लिखते हुए तो बहुत डाउट आता होगा कि मैं जो किताबें लिख पा रही हूँ ये मैं खुद बाद में पढ़ पाऊंगी। जैसे आपने कहीं जिक्र किया कि एक जमाने में मैंने निर्मल जी को पढ़ा, निर्मल वर्मा को पढ़ा तो बहुत पसंद आ रहे थे, और फिर अब पढ़ रही थी तो ऐसा हो रहा था कि पढ़ ही नहीं पा रही थी, बहुत सारी चीजें पढ़ी ही नहीं जा रही थी। तो ये हमारी यात्रा होती है, एक ही लेखक किसी उम्र में कुछ पसंद आता है, बाद में उसकी रेलेवेंस कम होने लगती है। तो अपने लिखे पे भी ऐसे लगातार प्रश्न आते होंगे। 2018 का कहानी संग्रह आप पढ़ती होंगी तो उसमें कुछ कमियां, 100 कमियां नजर आती होंगी। माधवी अब 3 साल बाद, 2 साल बाद पढ़ती होंगी तो कुछ, अभी जो लिख रही हैं उसमें बाद में कुछ। उधर डिमांडिंग पाठक भी हैं आप, खुद ही लगता होगा पता नहीं मैं अपनी किताबें बाद में खुद पढ़ पाऊंगी नहीं, तो कैसे डील कर पाती होंगी उस चीज से जब लिख रही होती होंगी खासतौर पे कुछ नया? ये तो जब मैंने माधवी लिखा था उसके बाद से बड़े संशय में रही मैं, अभी भी संशय में ही रहती हूँ मैं। और ये बहुत पुरानी आदत है मेरी कि मैं लिखती थी और आज लिखा मैंने, और अगले दिन जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि अच्छा नहीं है तो मैं उसको फाड़ दिया करती थी। अच्छा, ये मैंने बहुत किया जब मैं पढ़ती थी उन दिनों में, ये बहुत ज्यादा किया मैंने। और मेरा लिखना बहुत देर से शुरू हुआ, उसकी बड़ी वजह ये भी रही कि अभी तक मैं अपने आप को, जो मेरी अपने से एक्सपेक्टेशंस हैं उसको मैच नहीं कर पाई हूँ अभी तक। ओके। तो पहले मैं ये बात सोचा करती थी कि जब तक आप उस लेवल का नहीं लिख पाओ तब तक आपको नहीं लिखना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ये समझ आया कि जो आप लिख रहे हो वो भी आपको उस लेवल तक पहुंचने की यात्रा है। ऐसा नहीं होगा कि एक सुबह हम उठे और सोचे कि अरे आज तो बहुत ही बढ़िया लिख डालेंगे, परफेक्ट लिख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हर कला जो है वो रियाज है, लिखना भी रियाज है और रियाज से ही साधा जाएगा। तो अब अभी मैं अपनी चीजें पढ़ती हूँ तो मैं वैसे ही रिजेक्ट करती हूँ जैसे मैं दूसरों के लिखे के रिजेक्ट करती हूँ। मतलब अब मैं अपनी चीजों को फिर से नहीं पढ़ सकती हूँ। माधवी यदि मुझे कोई कहे कि फिर से पढ़ो तो मैं नहीं पढ़ूंगी, और मैं पढ़ूंगी तो फिर उसमें से बहुत सारी कमी निकालूंगी। तो जो भूमिका लिखी है उन्होंने, जयशंकर सर ने, उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि आप कुछ वक्त के बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद यदि अपने लिखे को यदि रिजेक्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आगे नहीं बढ़े। तो थोड़ा सा राहत मेरे अंदर ये है कि यदि मैं अपने लिखे को रिजेक्ट कर रही हूँ इट मीन्स मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गई हूँ। और ये सब यात्रा है, मुझे पता नहीं मुझे कहाँ ले जाने वाली है ये यात्रा, लेकिन ये सब यात्रा के पड़ाव हैं मेरे। और जैसे मैं अभी स्वाति से बात कर रही थी कि मेरा जो डिमांडिंग पाठक होने का वो है, ये बहुत थोड़ी सी खराब बात है। वो ये है कि मैं धीरे से विचार की तरफ शिफ्ट हो गई। मतलब यदि मुझे किसी किताब से, चाहे मैं फिक्शन पढ़ रही हूँ चाहे नॉन फिक्शन पढ़ रही हूँ, यदि मुझे वहाँ से विचार नहीं मिलते हैं, कोई क्लू नहीं मिलता है, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। बहुत सुंदर लिखी हुई चीज़ें मुझे मतलब दिल को जरूर संतुष्ट करती है, लेकिन मेरे दिमाग को संतुष्ट नहीं करती।
तो मुझे दोनों चीज़ों के लिए खुराक चाहिए होती है। तो इसलिए मैं चीज़ों को धीरे धीरे रिजेक्ट मतलब नहीं पढ़ पाती हूँ। किसी चीज़ की कोई बहुत तारीफ करते हैं, ये मेरी अपनी सीमा भी है। वो सीमा ये है कि मैं शायद वहाँ तक नहीं पहुँची हूँ जहाँ इस तरह की चीज़ें आपको बहुत संतुष्टि दे, जहाँ आपको उस तरह की चीज़ें पसंद आए। ये मतलब या जो आलोचना का जो पक्ष है, जो चीज़ों को अलग अलग आयामों से देखता है, क्योंकि मेरा जो पूरा मछली की आँख जो है वो विचार है। तो जो विचार मुझे नहीं मिलते हैं, उसमें से मुझे कोई खुराक नहीं मिलती है जिसको मैं पका सकूं, कोई अनाज नहीं मिलता जिसको मैं पका सकूं, तो फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ। तो ऐसे ही अपने लिखे को भी छोड़ देती हूँ। अच्छा, नायकत्व के सवाल पर आप लिखते रहे हैं और ये मुझे असहज करता रहा है। मेरे अपने व्यक्तिगत सवाल जिनसे जूझता रहा उनमें से एक है, और मेरे ख्याल से कई और लोगों के मन में भी ये सवाल आता ही रहता होगा। तो नायकत्व का जो सवाल है, जैसे कि अमिताभ बच्चन के उदाहरण से लें, आप उनका उदाहरण देते रहे कि अमिताभ एक बेहतरीन अभिनेता माने जाते हैं। सभी क्रिटिक्स, सभी फिल्म एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि वो बिरले अभिनेता हैं, बहुत ही अच्छे से अपनी ज़्यादातर भूमिकाएं निभाते रहे, बहुत लंबी पारी रही है, बहुत वेरिड रोल्स रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति, उसके बाद वो कुछ सामाजिक चीज़ों में भी शामिल होते हैं। किसी ज़माने में वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, एक दुविधा के बाद वो उससे इतर चले जाते हैं, अपना व्यक्तिगत लॉस बहुत सारा सहते हैं, जीवन में बहुत सारा सेटबैक आता है। उसके बाद वो वापस से अपना जीवन तलाशते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, फिर फिल्मों में आते हैं, फिर अपने को खड़ा करते हैं, केबीसी होता है, बहुत कुछ होता है। और फिर उसके बाद फिर से पॉलिटिक्स की चीज़ों में उन्हें जोड़ा जाने लगता है। कुछ कैंपेन्स वो सरकारों के लिए फ्री में करने लगते हैं, बिना 1 रुपया लिए, या 1 रुपये केवल लेकर उन्होंने पोलियो का कैंपेनिंग कर दी, ऐसा बहुत कुछ, जब वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अभिनेताओं में से वापस स्थापित हो चुके हैं। तो आप जब ये आग्रह करते हैं कि कई सारी समस्याएं देश में चल रही हैं जिन पर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, और ऐसा भी एक वाकया हुआ कोलकाता इंटरनेशनल फेस्टिवल में उस बीच में, जब उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बोला कि ये कम हो रही है, श्रिंक हो रही है वो स्पेस, तो आपने उनके अप्रिसिएशन में भी एक पोस्ट लिखी कि हाँ, ये ज़रूरी था। और अमिताभ का ऐसा कहना इस बात का संकेत देता है कि समस्या कितनी विकराल हो गई है कि उन्हें भी फाइनली कहना पड़ा। तो मुझे इसमें एक बार ये सवाल आता है नज़र कि एक व्यक्ति अपनी भूमिका लगातार निभा रहा था जो वो नायक के रूप में फिल्मों में दिखाना चाहता था, अपना पर्सनल स्ट्रगल कर रहा था, उससे इतर भी जब वो जाना चाहा तो उसने कोई पक्ष चुना। कांग्रेस के जरिए वो सत्ता में पहले लड़ना चाह रहे थे, चुनाव लड़ा, बाद में पर्सनल सेटबैक्स उन्हें उठाने पड़े बोफोर्स केस के बाद, और उसके बाद करियर बहुत डावाडोल रहा, वापस आए, फिर से चीज़ें रिबिल्ड करी और बहुत खूबसूरत फेज में आए मेहनत से। एक ऐसे लड़ाई लड़ते व्यक्ति को जब ऐसे कोई हम इस लेंस से देखते हैं कि इन मुद्दों पर वो क्यों नहीं कह रहा है कुछ, और इन मुद्दों पर बोलेगा, तभी समझ आएगा कि उसने सामाजिक जिम्मेदारी या नायकत्व अर्जित किया। जबकि वो बहुत सारी कैंपेनिंग वगैरह कर रहा होगा, या किसी और विचारधारा वाले लोगों के हिसाब से वो तो सामाजिक दायित्व निभा रहा था, क्योंकि वो तो मोदी जी के सपोर्ट में कहीं ना कहीं दिख रहा था। और जो लोग मोदी जी के पक्ष में हैं, प्रधानमंत्री के, जो लोग पक्ष में हैं बीजेपी या आरएसएस की विचारधारा के, उन लोगों को हमेशा उनमें वो नायक लगातार दिखा, या जैसे किसी जमाने में कांग्रेस के लोगों को उनमें नायक दिख रहा था, या जैसे एक मुद्दे पर बोलने में आपको लगा कि उन्होंने वो अपनी भूमिका निभाई। तो जब हम इस तरह की डिमांड करते हैं और ये कहते हैं कि यही कसौटी है, तब असली नायकत्व होता अगर वो इन मुद्दों पर बोलते जो मेरे हिसाब से जरूरी मुद्दे थे। तो ये कहीं उसी ट्रैप में फंसने की तैयारी तो नहीं हो जाती है कि जो मेरे हिसाब से नहीं बोल रहे, जो मेरे विचारधारा के मुद्दों पर नहीं बोल रहे हैं, या मेरे वैचारिक सरोकारों पर नहीं बोल रहे, वो लोग नायक नहीं हैं, वो इसके खिलाफ है, वो कुछ अलग है। तो ये वो ट्रैप नहीं हो जाता है, और ये कहीं वैसे ही डिमांडिंग चीज़ नहीं हो गई लोगों से कि वो लगातार काम कर भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और कई बार अपनी भूमिकाएं अलग अलग तरह से देख भी रहे हैं, लेकिन उन्हें इस तरह के सर्टिफिकेट्स को या लेबलिंग का सामना करना पड़ रहा है। कैसे इसको समझूं मैं, मतलब कैसे समझ जाए? सबसे पहले तो हमको
इस मूल को समझने की जरूरत है कि वो फिल्मों में काम करते हैं और स्टार हैं तो वो नायक हुए, क्योंकि फिल्म विधा जो है, मतलब अब्राहम मैस्लो जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि बहुत बेसिक चीज जो है आपकी, वो आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो है ना। तो जब हम मनोरंजन की बात करते हैं तो मनोरंजन जो है वो दूसरे या तीसरे स्तर पर आता है। जो बेसिक चीज है वो हमारा जो नीड्स है वो हमारा खाना और रहना, जो घर, रोटी कपड़ा और मकान वाला मसला है जी। तो ये जो जब बात करते हैं अमिताभ के नायकत्व की, तो वो पूरा के पूरा नायकत्व जो है वो उसके मनोरंजन की दुनिया का नायकत्व है जी, है ना। और एक चीज जो है वो ये है, जब मैंने लिखना शुरू किया था तो एक पत्रकार मित्र ने मुझे ये बात कही थी कि तुम जो लिख रही हो उसको बहुत लोग पढ़ रहे हैं, तो वो तुमको उसके लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो तुमको बहुत जिम्मेदारी से लिखना चाहिए। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब लोगों ने ये कहना शुरू किया किसी खास मुद्दे पर कि अरे आपने तो इस पर बात ही नहीं की है, तो मुझे लगा कि यार ये जरूरी नहीं है कि आप जो कहेंगे उस सब पर मैं बात करूंगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप जब लिखती हैं, कोई चीज हमें समझ नहीं आती है, तो जब आप लिखती हैं तब हमको लगता है कि अच्छा ये इस तरह से भी सोचा जा सकता है। तो ये वो चीज है जो लोग मुझसे डिमांड करते हैं। तो आपने पर्दे के पीछे जो किया है वो एक अलग चीज है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में आप क्या जा रहे हैं, क्योंकि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जब आपको फॉलो कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन मुद्दों पर भी बात करें जिन मुद्दों से समाज प्रभावित हो रहा है। आप जब बात करेंगे तो लोग उस तरफ सोचना शुरू करेंगे। जैसे हमारे यहाँ स्टार्स जो है उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप देखिए हॉलीवुड में लोग ध्यान देते हैं, वो कहते हैं, सरकार के गलत डिसीजन पर भी बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मतलब इवन यहाँ तक कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो मुसलमान है सफ़र कर रहे हैं, इवन शाहरुख खान का बेटा जो है वो जिसको फंसाया गया उस मामले में, लेकिन शाहरुख खान ने भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। तो आप ये देखिए कि जब शाहरुख खान का बच्चा फंस जाता है तो जो आम मुसलमान है वो कैसे नहीं फंसेगा। तो यदि आप नहीं कहेंगे तो वो जो नीचे बिल्कुल लोअर लेवल पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए कौन लड़ेगा। हमेशा लड़ाई जो है वो जो फर्स्ट पार्टी होता है वो लड़ाई हमेशा नहीं लड़ पाता है, क्योंकि उसकी तो अस्तित्व की समस्या है, दूसरे लोग उससे लड़ाई लड़ते हैं। तो जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर यदि जो प्रिविलेज क्लास है वो नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। और वो मोदी जी के लिए काम कर रहा है, पोलियो के अभियान के लिए काम कर रहा है, उसमें वो चीज सामने नहीं आ रही लोगों के। वो सारे जो सरकार जो सारे उस तरह से सप्रेशन के काम कर रही है, उसमें आपकी चुप्पी जो है वो ये कहती है कि नहीं आप उनके साथ खड़े हुए हो, यदि आप हमारे साथ नहीं हो तो आप उन्हीं के साथ हो। और आप नहीं बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि ठीक है। मतलब अभी किसी मसले पर बात हुई थी तो मतलब राजेश ने बात कही थी कि इस मसले पर क्यों लिखने की जरूरत है। तो वही बात आई कि कोई विमर्श आपके सामने रखा, यदि उसका काउंटर आप नहीं करेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि ये पक्ष भी है इसका। तो वो पक्ष कैसे आएगा सामने, यदि कोई प्रभावशाली आदमी उस पर नहीं बोलेगा तो फिर वो पक्ष सामने कैसे आएगा। तो वो जो व्यक्तिगत उपलब्धि है उसको हमने नायकत्व मान लिया, ये हमारी गलती है। लेकिन नायकत्व में जो है वो सामूहिक जिम्मेदारी जो शामिल है। हाँ, लेकिन ये कैसे तय हुआ कि जिन मुद्दों पर नहीं बोले वही मुद्दे थे जरूरी। मुद्दे तो किसी एक पर्टिकुलर विचार सरणी से आ रहे हैं कि जैसे अभिव्यक्ति की आजादी पर नहीं बोले,
तो यानी इस मामले पर नहीं बोले, लेकिन किन्हीं और मुद्दों पर बोले, किसी और विषय पर अपील करी, किसी और विषय पर चाहा कि बेहतरी हो चीज़ों की, या फिल्में ही, जैसे आप एक पत्रकार हैं, आपने लिख के अपनी बात रखी जिस मुद्दे पर रखनी थी, वो एक फिल्म अभिनेता हैं तो बहुत सारी फिल्मों में देशभक्ति की बातें करी, बहुत सारी फिल्मों में गरीबी के खिलाफ बातें करी, ऐसे रोल्स के लिए जाने गए या बार बार ऐसे रोल चुने। तो मतलब इस तरह की जो हम क्राइटेरिया लगाएंगे, इस तरह के क्राइटेरिया के बाद क्या वो स्थिति नहीं बनने लगेगी जहां पर व्हाट अबाउटरी का स्लिपरी स्लोप तैयार होता है कि हर व्यक्ति ये सवाल पूछ सकता है, जैसे आपसे भी पूछे जाते हैं, इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोली आप, आपको इनका दर्द क्यों नहीं दिखा, जिस तरह के सवाल आते हैं और जो हम जानते हैं कितने बेहुदा स्तर तक चले जाते हैं, कुछ भी लोग पूछने लगते हैं। तो व्हाट अबाउटरी का स्लिपरी स्लोप तैयार होता चला जाता है, बिकॉज बार बार वो उस तरह के प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे आपको 10 मुद्दे हैं लेकिन आपने 9 पे बोला, 10वें पे क्यों नहीं बोला। तो इस तरह की बात करते हुए जैसे ही हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, कोई भी और व्यक्ति हो, शाहरुख खान का ही मैटर ले लें कि अपने बेटे के केस के बाद भी नहीं बोले, हालांकि बहुत सारे लोगों ने उसे बहुत मैच्योर अप्रोच कहा, मैंने देखा तमाम जगहों पे पढ़ते हुए कि कैसे वो पूरा मामला सुलट गया, कैसे उन चीज़ों को बाद में उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया, बाद में उन्होंने जो फिल्में लाई उन फिल्मों में उस बात का जवाब भी दिया, वो फिल्में भी सुपर बम्पर हिट हुई उसी देश में जहाँ पर एक किस्म का माहौल बना हुआ था, वहाँ पे शाहरुख के पक्ष में सारे लोग गए और बम्पर हिट हुई फिल्में। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती रही, तमाम सारी, सबने कहा कि उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिया। राहुल द्रविड़ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो क्रिकेट के थ्रू बोलते हैं। सचिन नहीं बोलते हैं अपनी आलोचना पर, क्रिकेट के थ्रू बोलते हैं। अमिताभ नहीं बोलते हैं, कभी कभी प्रयास करते हैं, इतनी संवेदनशील फिल्मों में इतनी मेहनत से काम करते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ करते हुए जब कोई भी व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है, हॉलीवुड का एग्जाम्पल आपने दिया, तो जैसे कई नैरेटिव्स में कहा जाता है कि वो एक इकोसिस्टम का पार्ट है वो लोग, जहाँ पे एक इकोसिस्टम में ये कह दिया गया है कि इस मुद्दे पे बोले जाने पर आप सामाजिक सरोकार रखते हैं, जो बात बहुत ज्यादा बार कंजर्वेटिव्स या दक्षिणपंथी तत्वों की तरफ से पूरी दुनिया में उठाई जाती है। तो मैं नहीं जानता ये कितनी सही बात है, मैं नहीं जानता किसी की वैचारिक प्रतिबद्धता इस तरह कैसे काम करती होगी, लेकिन ये भी एक सवाल आता है और बहुत सारे लोगों से रिजोनेट करता है। जैसे आपने कहा कि सरकार सप्रेशन कर रही थी, उस समय अगर अमिताभ बच्चन नहीं बोल रहे थे तो उस सरकार को मैसिव वोटिंग भी हो रही थी उस आम जनता से, यानी समाज से, यानी समाज के एक बड़े तबके से। जैसे समाज का एक बड़ा तबका पलट गया है, वो इस सरकार के खिलाफ चला गया है, इस सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ चला गया है, जैसे कभी कांग्रेस की ज्यादतियों के खिलाफ चला गया था। तो ये हर समय का तय करने वाली भूमिका, मैं उस जगह पे प्रश्न बार बार रखना चाह रहा हूँ कि कैसे तय करिए कितने मुद्दों पर किस समय कौन बोला, नहीं बोला, ना बोलना, ना करके बोलना, ना करके, सही गलत, ये पेचीदा लड़ाई जो है बार बार कठिन हो जाती है। इसको समझना चाह जो बिल्कुल शुरू में मैंने जो बात कही थी कि नायकत्व यदि आप स्वीकार कर रहे हैं, मतलब देखिए अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या आमिर खान, इवन आमिर खान भी, है ना, फिल्म को हम अभी तक उस किस्म के पावरफुल माध्यम की तरह से नहीं देख पाए हैं। फिल्मों से बहुत चीजें नहीं बदली है ना। तो जब आप फिल्मों से चीजें नहीं बदलती है और आप फिल्म के माध्यम से कोई चीज कह रहे हैं, आप अपने माध्यम से कोई चीज कह रहे हैं और वो माध्यम लोगों तक उस तरह से नहीं पहुंच रहा है क्योंकि हमने उसको मनोरंजन के अलावा और किसी तरह से नहीं देखा है, तो वो बात इम्पैक्ट नहीं दे रही है आपकी। और जब सब तरफ से ये बात हो रही है कि ये चीज यहाँ गड़बड़ हो रही है और यहाँ हर आदमी को बोलना चाहिए क्योंकि ये चीज गड़बड़ है यहाँ पर। और जहाँ तक देशभक्ति की बात है, मैं पहले भी कई बार इस बात पर बात कर चुकी हूँ कि देशभक्ति का जो कंसेप्ट है वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आज हम जिस चीज को ये समझ रहे हैं कि ये देशभक्ति है, आज से हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद आप उस पर शक करने लगे कि यार वो देशभक्ति थी क्या। इतिहास बार बार ये बताता है, बार बार ये बताता है। तो मतलब देशभक्ति वाली बात पर, जिस बात पर सब जगह ये बात लग रही है कि यार यहाँ तो हर एक को बोलने की जरूरत है, यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पर तो कम से कम बोला जाना चाहिए। और
जब आप चुप हैं उस जगह खड़े होकर, मतलब एक कमजोर आदमी है वो चुप हो तो चलो ठीक है, कमजोर है तो कमजोर अपनी लड़ाई वैसे नहीं लड़ पाएगा, लेकिन आप उस जगह खड़े होकर यदि आप चुप हैं, आपको बोलना चाहिए उस विषय पर, आप नहीं बोल रहे हैं, जिस चीज का लोगों पर असर पड़ता है। आखिरकार क्यों इतने सारे बुद्धिजीवी जो हैं, मतलब कई, किसी ने किसी वक्त में ये लिखा था कि ये जो दौर है, इस दौर का जो हासिल है वो ये है कि बहुत तेजी से लोगों का कांग्रेसीकरण हुआ है। और बहुत देर तक मैं ये बात सोचती रही कि इस बात का क्या मतलब है, और फिर धीरे से मुझे समझ में आया कि इस बात का मतलब ये है कि वो सारे लोग जो अब तक न्यूट्रल थे या पॉलिटिक्स से दूर थे, वो अचानक से सरकार के खिलाफ जाकर खड़े हो गए। सरकार के खिलाफ जाकर खड़े हुए मतलब कांग्रेस की तरफ जाकर खड़े हुए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ जाकर खड़े होने की एक बड़ी वजह ये है कि हमारे पास अभी एक विकल्प के तौर पर वही नजर आता है। कुछ ऐसा ही आपने लिबरल मुस्लिम्स के रिगार्डिंग भी लिखा था कि अचानक से उनकी वॉइसेस भी प्रोनाउंस्ड हुई हैं पिछले सालों में। हाँ बिल्कुल, वरना ये आवाजें दबी रहती थी। हाँ, ये मैं इस चीज को भी मैं बोल रही हूँ लगातार कि ये जो वक्त है, ये वक्त मुसलमानों के लिए, जो लिबरल मुसलमान है उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपने जो खोल है उससे बाहर आ रहे हैं, उनको वो स्पेस मिल रहा है जहाँ वो अपनी बात कर पा रहे हैं। अदरवाइज जब इस तरह से राष्ट्रवाद का हंगामा नहीं था तो वो लोग भी उस डर के साथ जीते थे कि हम अपनी बात करें या ना करें। तो यही बात है कि आपके पास मौके हैं, तो आपका जो नायकत्व है, अमिताभ को जो नायकत्व है वो सिर्फ फिल्म के लिए नहीं दिया गया है, वो इस सोसाइटी में, मतलब हमने ये मान लिया है कि इस सोसाइटी में आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट चाहिए, क्योंकि बदलाव जो है वो ये चीज इस चीज से भी जुड़ती है कि जो कल्चरलाइजेशन जो है, संस्कृति है या जो सामाजिकरण है, वो ऊपर से नीचे आता है। मैं यहाँ बैठकर कोई चीज बदलाव की कोशिश करूंगी तो वो बदलाव शायद उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, यदि अमिताभ करेंगे तो इम्पैक्टफुल होगा। तो वो आपको जो मिला है उसको आपको पे करना पड़ेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है। ये मतलब मुझे हर उस आदमी के लिए लगती है जिसको सोसाइटी ने बड़ा कर दिया है, जिसको समाज ने बड़ा कर दिया। वो ठीक है, वो अपना काम करके बड़ा हुए हैं, लेकिन नायकत्व का मतलब क्या है? लोग आपको फॉलो करेंगे तो आप नायक हो पाएंगे ना, स्वयंभू तो नहीं हो पाएंगे। तो वो जिम्मेदारी तो आपको निभानी पड़ेगी। बहुत पेंच है इस बात। हाँ। और लंबी बात हो जाएगी ये वाली, किसी और समय, किसी और दिन। सबसे इतर ले चलते हैं एक किताब जो आपकी सबसे जरूरी किताब मुझे लगी, माधवी, आभूषण से छिटका स्वर्ण कर। मैग्नम ओपस है आपका, एक तरीके से आपने उसमें पूरी जान लगाई है और बहुत अच्छे से लिखी गई किताब है। चारों किताबों में सबसे ज्यादा मेहनत से, सबसे ज्यादा खूबसूरती से मैंने भी वही किताब पढ़ी है। स्वाति है नशे की तरह, उन्हें वो किताब उन्होंने पढ़ती रही, कहीं डूबी रही उसमें। तो मुझे लगा है बार बार कि मतलब इतने सारे पक्षों पे बात की गई है, जैसे मुझे लग रहा था मैं सच में कोई एपिक पढ़ रहा हूँ अपना पुराने ज़माने का, अभी 2000-3000 साल पहले का, जिसमें इंसानी ज़िंदगी के सारे पहलू, सारे पक्ष टच किए जा रहे हैं। कई कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा नहीं हो रहा है कि कहानी ज़बरदस्ती की लग रही है। कई लोगों ने ये प्रश्न उठाया माधवी की समीक्षाएं जो मैंने पढ़ी कि थोड़ा ज़्यादा लंबी है, असली कहानी बहुत देर से शुरू होती है, लेकिन उसके बाद वाजिब जवाब भी थे आपके पास कि जब कहानी स्टेब्लिश नहीं होती, देवयानी और शर्मिष्ठा जैसे चरित्र पहले समझ नहीं आते, तो उसके बाद माधवी को समझना मुश्किल होता लोगों के लिए। और आपने ऑब्वियसली पीछे से लिखनी शुरू करी कहानी, लास्ट के चैप्टर सबसे पहले लिखे और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ आप शुरुआत की तरफ गए हैं। तो बहुत सुंदर उपन्यास है। उस उपन्यास से रिलेटेड एक सवाल था और उससे बहुत कुछ समझ में शायद आए कि माधवी उपन्यास पे जो प्रतिक्रियाएं आई, कौन सी प्रतिक्रियाएं थी जिन्होंने चौंकाया या खास ध्यान खींचा? ये प्रश्न इसलिए कि हिंदी में इस तरह के उपन्यासों की इधर बाढ़ सी आई हुई है।
पौराणिक या एपिक से जुड़े हुए मुद्दे उठाकर उन पे लगातार कुछ लिख दिया जा रहा है, कुछ नया एंगल देकर, कुछ नया लेंस देकर। और लेकिन ऐसा हो रहा है कि ऐसी जो विषय वस्तु है उसको बरतना बहुत कठिन है। जो हमारा हिंदी की थाती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस मुद्दे पर कुछ लिख रहे थे, या अगर और पॉपुलर कैटेगरी में कोई राइटर्स लिख रहे थे, तो उस परंपरा के बाद अब जो लोग लिख रहे हैं कई बार उस मुद्दे को उस तरह बरत पाने की स्पेस, वो जो मेहनत मांगता है, जो गहन, वो नहीं दे पाते, लेकिन लिखते हैं। और चर्चित भी हो रही हैं किताबें, क्योंकि हिंदी में वो तरीके हैं जहाँ कई बार शोर करके और तमाम तरीकों से किताबें बिकने लगती हैं। हालांकि पढ़ने के बाद ऐसा होता है, जैसा आपके साथ होता है, कि ठगा सा महसूस करते हैं आप कि यहाँ उस तरह से डील नहीं किया गया। माधवी मेरे पढ़े में इसमें इतर बैठती है, बिल्कुल बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से लिखी गई। तो जो प्रतिक्रियाएं आई उससे आपको अपने पूरे इस उपक्रम का कैसा संतोष अनुभव हुआ, और कैसा सीमाएं भी लगी कि हाँ मैंने कैसे इस प्रोजेक्ट को उठा तो लिया, लेकिन मैं एक राइटर के तौर पे शायद इससे न्याय नहीं कर पाई होंगी, क्योंकि डेफिनेटली कई सारे सवाल भी थे समीक्षाओं में जो आते रहे। प्रियदर्शन जी ने जैसे कुछ बातें लिखी, एक बड़ी गलती जो उन्होंने नोटिस करी और जो मुझे भी बहुत अजीब लगी थी पढ़ते समय, कि जितने भी हिंदू मिथक से रिलेटेड वैज्ञानिक चीजें हैं, कि ऐसा कुछ वैज्ञानिक उपलब्धि रही होगी, उस समय भी इस तरह के ऑपरेशन, सर्जरी चीजें होती रही होंगी, उनको आपने कुछ इस तरह लिखा है कि वो साइंटिफिक बिल्कुल मालूम पड़ती हैं। उनके प्रोसीजर को आपने थोड़ा इल्यूसिडेट किया है और ऐसे बताया है कि सच में बहुत सिस्टमैटिक एक तरीका रहा होगा। ये ट्रैप में आप फंसेंगे इसकी उम्मीद करना थोड़ा सा कम था एज इन मेरे लिए, और मुझे बार बार लगता था कि ऐसी चीजों को क्यों इस तरह जस्टिफाई करना, जबकि हम जानते हैं ये जमाना ही ऐसा बन गया जहां हर रिलीजियस मेथड को हम साइंटिफिकली जस्टिफाई कर रहे हैं किसी न किसी तरह जोड़कर, और हम जानते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स कितने ज्यादा बड़े हैं। तो इस तरह की चीजें देखते हुए कौन सी प्रतिक्रियाएं आई माधवी पर जिसने आपको चौंकाया, जिसने ध्यान खींचा, जिसने संतोष दिया आपको, और जिसने आपको याद दिलाया, जैसे प्रियदर्शन जी की बात में डेफिनेटली, कि ये कमी कैसे मुझसे रह गई और मैं क्यों नहीं इसकी तरफ ध्यान दे पाई, जबकि मैंने इतनी परिश्रम से इतना समय देके एक चीज लिखी। माधवी पर जो प्रतिक्रियाएं आई, सबसे अच्छी बात उसकी ये रही कि स्त्रियों ने उस पर बहुत प्रतिक्रियाएं दी और उन्होंने खूब पढ़ा उसको, और बहुत सारे महिलाओं ने ये कहा कि हम इससे रिलेट करते हैं। और जो बात प्रियदर्शन वाली प्रतिक्रिया की आई है, वो बात मतलब जब वो आई तो मुझे भी लगा कि ये चीज़ मुझसे कैसे स्लिप हो गई। जिन चीज़ों के खिलाफ मैं ही लिख रही थी और वो चीज़ जस्टिफाई कर दी मैंने। हाँ, वो मैंने जस्टिफाई कर दी। ये बहुत अच्छे से आपने मेहनत से किया हाँ, है, अलग अलग प्रसंगों में किया। बिल्कुल। तो ये चीज़, इस चीज़ ने मुझे बहुत ईमानदार, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि मुझे अपने आप से भी निराशा हुई। लेकिन लिखने का जो ये होता है ना कि आप जब लिखना शुरू करते हैं, जो मैंने माधवी शायद इस कहानी की किताब में मैंने लिखा है कि आपसे मतलब लिखवा लिया जाता है वाला मसला है। मानवेतर काम है आप कहती हैं। हाँ, ये मानवेतर काम है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था माधवी लिखना तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इसको कर पाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें मुझे अपनी बहुत सारी सीमाओं के बारे में जानकारी थी, लेकिन माधवी लिखते हुए मुझे लगा कि ये मैंने मान लिया था कि मेरी सीमा है, लेकिन ये मेरी सीमा नहीं है। लेकिन जब सबसे पहले प्रियदर्शन जी ने ही इस बात पर बात की और मुझे लगा कि ये मुझसे सच में गलती हो गई। ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मतलब मुझे मिथक को मिथक की तरह ही रखना चाहिए था, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो कोशिश मेरी इंटेंशनली नहीं थी, वो शायद सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ थी जो हम बहुत सालों से हम इसके बारे में बात करते रहे हैं, सुनते रहे हैं, और हमने कहीं ये मानने में आ गया हमारे कि जो कुछ हमारे माइथोलॉजी में बताया गया है उसमें बहुत सारी वैज्ञानिकता है। इसका प्रेसिडेंट रहा होगा। मुझे कुछ कमेंट्स याद आते हैं आपसे बातचीत में कभी की, जहाँ पर आपने ये रेफरेंस भी लाया है कि कैसी महान परंपरा से हम आते हैं, हिंदू संस्कृति कितनी महान है और कितनी विशद, कितने लेयर्स हैं उसमें, और अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने उसको कितना एकरंगी, कितना एकरस, कितना एकांगी बना दिया है।
तो उस चीज का भी कहीं कोई प्रभाव रहा होगा कि जो इतनी महान संस्कृति है उसमें जो वैज्ञानिक कार्य हुए होंगे, जो उपलब्धियां रही होंगी, वो जरूर उस तरह की रही होंगी, क्योंकि नैरेटिव्स वैसे ही आते हैं। और शायद हम उसका विरोध करते हुए भी, वही मैं समझना चाह रहा था कि विरोध करते हुए भी कैसे हम सब कॉन्शियसली उस बात को माने बैठे हैं। वो किस तरह एक राइटर के लिखे में आ गया, वही बड़ी बात है कि वो उस सबकॉन्शियस से ही आया है, जो हम बहुत बचपन से इस बात को सुनते आ रहे हैं कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें बहुत विज्ञान भी है। और हालांकि इस बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं है मेरा कि ये जो अभी हम कह रहे हैं कि हमने विमान भी बनाया था और वो भी किया था और वो भी किया था, मैं उसको ये मानती हूँ कि बहुत खूबसूरत कल्पनाएं थी वो हमारी उस वक्त की। मतलब माइथोलॉजी पढ़ना मुझे इसलिए भी पसंद आता है कि मुझे ये लगता है कि आप देखिए कि किस लेवल की कल्पनाएं की गई थी उस वक्त, है ना, रचनाशीलता किस तरह की थी उस वक्त। लेकिन हाँ, ये बात मैं जरूर मानूंगी कि वो हमारे सबकॉन्शियस में जो बात रह गई वो बात लिखने में चली आई। मतलब अब मैं यहाँ बात करते हुए इस बात को महसूस करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारी जो वीविंग है, मानसिक बनावट है हमारी, उसमें कहीं शामिल होती है और वो इसी तरह से अनायास जो है आपके कहने में, लिखने में वो सामने आ जाती है। तो माधवी में ये बात जरूर मुझे अब खटकती है और अब मुझे सोचने में लगता है कि हाँ, ये मुझसे गलती हो गई है। लेकिन अदरवाइज जो दूसरी चीज़ें मैंने उसमें लिखी है, जो मैं विमर्श की बात जो सारी है, उस विमर्श में अब तक का मेरा सारा सोचा हुआ है वो उसका हिस्सा हुआ है। जिस अलग अलग डायमेंशन से मैं चीज़ों को सोचती हूँ, उसमें मैंने उस चीज़ को माधवी में उसको लाने की कोशिश तो नहीं कहूंगी, वो बस अनायास आता चला गया। जैसे ये चीज अनायास हुई, वैसे वो भी सब अनायास हुआ। हाँ, सूत्र विस्तार जो आप करते हैं फेसबुक पर अपनी बातों में, कई बार उसके बहुत सारे हिस्से माधवी में बार बार आए हैं। एक एक मुद्दे पे कितनी सारी बातचीत आपने करी है, कितने पहलू आए हैं, कितना कुछ। बिल्कुल कहा ना, एपिक का बिल्कुल एहसास देती है, बिल्कुल किसी पुराने। हाँ, तो वो भी मतलब वो भी सारा पुराना आपका सोचा हुआ उसमें आया है। और वो जो चीज आपके अवचेतन में जो बहुत बचपन से आपके डाली जाती है, वो चीज उसमें रिफ्लेक्ट हुई है। इन पर भी प्रतिक्रियाएं आई होंगी, इन मुद्दों पर भी, ये जितने वैरिड चीजें हैं। कोई प्रतिक्रिया और कुछ ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग रही हो कि अच्छा, ये तो मैंने ये एंगल सोचा नहीं था, इतनी खूबसूरत बात किसी को लगी माधवी में? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी ने कुछ कहा जरूर था इस पर। अभी मुझे उस पर याद नहीं आ रही कोई बात कि किसी ने कोई ऐसा मुद्दा कहा कि इस पर मैंने इस तरह से नहीं सोचा। विराट फलक है उपन्यास का, बार बार पढ़ने का मन करता है। ऐसा है कि बात खत्म हुई और मुझे लगा कि हाँ, इसको तो मेहनत मांगती है, ऐसे कैसे खत्म हो गई, एक बार में कैसे पढ़ी जा सकती है। जबकि जो लोग उठाते हैं उनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ा है। जो तुमने शुरू में जो बात कही कि ये कहानी जो है वो देर से शुरू होती है, बहुत लोगों ने ये बात कही, कहानी देर से शुरू होती है। और बिल्कुल आपको माधवी तो कहीं नजर ही नहीं आती है उसमें। कई लोगों ने कहा कि शुरू में जो मूल पात्र है, जो मुख्य पात्र है, वो बिल्कुल शुरू में तो दिखाई नहीं देता, माधवी तो नाम ही नहीं आता है शुरू में। और बहुत सारी चीजें इसमें ये भी रही कि बहुत जैसे माधवी की माँ जो है वो माइथोलॉजी में कहीं नहीं है। ययाति की पत्नी हैं 2 और उनके 5 बेटे हैं, वो सब चीजें माइथोलॉजी में आती हैं, लेकिन माधवी किसकी बेटी है ये नहीं आता है। और वो मैंने ढूंढने की कोशिश की तो मुझे नहीं मिला कि माधवी की माँ कौन है। तो जैसे ये चीज़ मेरी अपनी कल्पना से आई है, मतलब मुझे क्योंकि स्टैब्लिश करना था उसको, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आगे चलती चली आई। किसी ने कहा कि आपने इसमें जाति का प्रश्न भी उठाया है, मैंने कहा हाँ, वो उसके संदर्भ में आया है वो। तो कुछ लोगों ने ये जरूर कहा, जो स्त्री विमर्श वाली बात जो थी, हाँ वो 2-4 लोगों ने ये बात कही कि इसमें स्त्री विमर्श के नज़रिए से लिखी गई है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैंने स्त्री विमर्श के नज़रिए से नहीं लिखी थी।
इंसानी आजादी के विमर्श से हाँ, लिखी। मतलब मेरा जो आपका समर्पण है वो हाँ, क्लियर कर देता है किताब का जो समर्पण हाँ, है कि ये क्यों लिखी जा रही है। हाँ, और अंत में वही बात समझ में आती है आखिरी चैप्टर में कि बात वही है, माधवी और मतलब स्त्री भी है, माधवी इंसान भी है, हाँ, इंसान के रूप में आजाद हाँ, हो रही है, वो सिर्फ स्त्री के रूप में नहीं हो रही है। बिल्कुल, तो वो बात भी बैठती है। बिल्कुल सुंदर उपन्यास। समय बहुत हो गया है, आप लोग कुछ कहना चाहें? राजेश जी भी आ गए हैं हमारे बीच, तो आप लोग कुछ कहना चाहें, कोई ऑब्जर्वेशंस, कोई प्रश्न हो आप सबके, तो वो आप सब पूछ सकते हैं अभी। सामने लिखने की डायरेक्टर आपने जो अनुभव डायरेक्टर के नाम में सामने लिखी है, तो अपने रंग को देखिए। जब आप टीनेज में अभी आपने जिक्र किया कि कुछ अफसान सा था, कुछ आपके ऊपर बर्डन था, क्यों था आपको पता नहीं था, क्या इस वजह से था? और रंग को लेके कोई हीन भावना रही, उसको लेके उससे आपने कैसे ओवरकम किया? कोई ऐसी बात मेरे सामने लड़की के साथ जो मैंने अपने अस्तित्व जो पीएचडी लिख रही थी उस वक्त की जो बात कही थी वो तो बिल्कुल अलग चीज़ थी। मतलब वो मैं उस वक्त भी मैंने बताया था कि उसके बारे में मैं अभी भी क्लियर नहीं हूँ कि वो क्या था। और हीन भावना तो रही सामने लड़की की डायरी में, वो उस तरह से आई या नहीं आई पता नहीं, लेकिन बहुत लंबे समय तक मेरे अंदर ये बात रही कि ये कमी है मेरे भीतर। और जैसे इसमें कही गई बात है और वो मेरी अपनी बात भी है इस तरह से कि बहुत, जिसको कहते हैं ना, बहुत शार्प नहीं रही मैं कभी भी और बहुत एक्टिव नहीं रही। वो जो बहुत इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की रही थी मैं बचपन से, और लो सेल्फ स्टीम थी। बहुत दोस्त नहीं थे मेरे, बल्कि तो दोस्त थे ही नहीं। और क्योंकि थोड़ा सा बोर टाइप की लड़की थी तो दोस्त नहीं रहते थे, शैतानी नहीं करती थी, चुप रहती थी, तो आसपास कोई होता नहीं था। और कूप अप करने का तो ये रहा कि प्रेम जब आया तो सब चीजें साफ हो गई। उसके बारे में माधवी को लेके जैसा आपके पास पहले भी सवाल है, इससे विमर्श पे लिखी है, मुझे लिबरेशन से रिलेटेड ज़्यादा लगती है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं मैंने भी कहा कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, और बार बार इस बात का जिक्र आ रहा है, लेकिन मूल बात बहुत बाद में आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा पढ़ के कि माधवी के कैरेक्टर आने के पहले शर्मिष्ठा भी होती है ज़रूरी है, और जो बाकी के कैरेक्टर साथ में देवयानी चल रहे हो, और वो हर कैरेक्टर अपने आप में छोड़ है, अपनी स्टोरी लेके चल रहा है और वो उसको जस्टिफाई भी कर रहा है, और वो बता रहे हैं कि लिबरेशन व्हाट इज एक्चुअली लिबरेशन। तो माधवी की कहानी मुझे ज़्यादा लिबरेशन की कहानी, लिबरेशन को आपने बहुत ब्यूटीफुली दिखाया, नॉट ओनली विद माधवी, इक्वली विद देवयानी, शर्मिष्ठा, और इसके दो पुरुष है बेसिकली वो स्त्रियों की कहानी थी, और जो हिस्सा समाज का सबसे पीछे है उसी पर बात की थी मैंने। आज भी वही हिस्सा पीछे है, तो आज भी उसी पर बात हो रही है। और ये जरूर है कि मेरा लक्ष्य जो था वो नहीं था, वो जो जैसे वैभव ने कहा कि इंसान की बात थी, वो हर किस्म की संस्थानीकरण जो है, जिससे इंसान जो वस्तु की तरह बढ़ता जाता है, उससे मेरा विरोध है, वो शुरू से रहा। इसमें भी वही चीज आती है, सत्ता का कोई भी रूप, सत्ता का कोई भी रूप। हाँ, इसमें जो बात कही है, किसी भी तरह से सत्ता का रूप जो इंसान को वस्तु की तरह बनाता है। और आप देखिए इंस्टीट्यूशंस जो हैं
उनकी जो प्रकृति है, चाहे आप रिलीजन ले लीजिए, परिवार ले लीजिए या स्टेट ले लीजिए, वो आपको वस्तु की तरह ही बरतता है। तो लड़ाई तो व्यक्ति होने की है। तो जब जो इंस्ट्रूमेंट आपको वस्तु की तरह बरतता है, उसी से आपको लड़ना है। पूछिए स्वाति। बिल्कुल। पिछले दिनों की पोस्ट लिखी थी आपने, 5 साल बीते थे शादी और चीज पर राजनीति की कोई पोस्ट थी और उसकी बहुत स्क्रीनशॉट शेयर किए गए। आपने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले थे कि आपको लोग किस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, लंबी लंबी पोस्ट लिखी है, गाली गलौज से लेके सब कुछ लिख रहा है, मत की है और उनका बाइकआउट किया जाना चाहिए। और अक्सर आपको बाइकआउट किया जाता है, साहित्य समाज से भी कर दिया जाता है। तो इससे कैसे डील करते हो? कितना आपको प्रभावित करता है? आपको साहित्य की बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा है, मंच नहीं दिया जा रहा है, ये किस तरह से? इनिशियली तो प्रभावित करता है, मतलब जैसे आप कोई ट्रोल करता है तो उस वक्त तो आपको लगता है कि ये ट्रोलिंग हो रही है, आपको 1 दिन 2 दिन सेटल होने में लगते हैं। फिर धीरे से आपको ये समझाना पड़ता है अपने आप को भी कि यार आप जो कह रहे हैं, जो गांधी जी वाली बात थी ना, गांधी जी के लिए कहा जाता है सवर्ण कहते हैं कि ये दलितों की तरफ थे और दलित कहते हैं सवर्ण की तरफ थे, मुसलमान कहते हैं कि हिंदू की तरफ थे, हिंदू कहते हैं वो मुसलमान की तरफ थे। तो जो अपने विवेक की सुनता है उसके प्रति लोगों में शक होता है ना, मतलब लोग ये चाहते हैं कि हमारी तरफ ही खड़ा हो, हम गलत कर रहे हो तो गलत को डिफेंड करे, है ना। जब आप गलत को गलत कहने लगते हैं, उस व्यक्ति के गलत को गलत कहने लगते हैं जो ये समझता है कि हमारी तरफ खड़ा हुआ है। तो गांधी याद आते हैं मुझे कि यार आप कोई ऐसी बात कहेंगे तो आपको ट्रोल किया जाएगा, ये भी करेगा वो भी करेगा। जब गांधी को नहीं छोड़ा गया तो आप तो कुछ है ही नहीं। तो उस तरह से डील होता है। और अब जो ये बात है कि मुझे साहित्य समाज जो है उस तरह से मंच नहीं देता है, तो इसको भी मैंने उस उपलब्धि की तरह लिया है कि यदि आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं तो मैं आपके दिमाग में बनी हुई हूँ। अब उसको भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और बल्कि ये कहूँगी कि अब कोई मुझे बुलाता है तो मुझे यकीन नहीं होता है, मतलब वो डाउट होता है मुझे कि उसका पर्पस क्या है। तो अब मैं कंफर्टेबल हूँ। हमारा मंतव्य तो क्लियर है ना, अपना तो सालों का था ना तय। और कोई प्रश्न किसी का है? कुछ आलोक आपका प्रश्न है कुछ? प्लीज थोड़ा आगे आगे पूछ लो, वहां से शायद आवाज नहीं आए। सामाजिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हो, व्यक्तिगत आजादी फिनोमेनोलॉजी पूरा पूरा पेज जहाँ से शुरुआत होती है, पर्सनल एक्सपीरियंस सब कुछ है और तो वही हमारा एक्टिव होकर हमारे साथ रहता है। फिर उसके बीच में डिलेमा कैसे कब आ जाता है कि हम अब समाज के लिए हम अपने अपने हिस्से की कोई कला हो, राइटिंग हो या जो रोज जिंदगी हम कर रहे हैं, वो कब एक आने लगता है कि समाज के लिए हम कुछ कर सकते हैं, वो क्यों करना चाहिए? देखिए मैंने मतलब दूसरों से जुड़ा हुआ है एक्चुअली जो आप सोशल मिस्टेक से बात कर रहे हो, ह्यूमन का जो पूरा कॉन्शियसनेस है उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है। बट मुझे बहुत व्यक्तिगत तो ये पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि पावर में ह्यूमन एजेंसी के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है, वहाँ से वो इफेक्ट होता है। इंस्टीट्यूशन तो कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है जो हमें इफेक्ट कर रहा है पर्सनली, उससे हम फियर महसूस करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन जैसे कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, फिर हम किस हो सकता है तो पावर ह्यूमन एजेंसी में लाइक कर रहा है, पावर ह्यूमन एजेंसी में लाइव कर रहा है। देखिए पर्सनल पावर जो है ना वो काम नहीं करता है, वो इंस्टीट्यूशन से ही काम करता है। आप स्टेट है
है या धर्म है, रिलीजन है या फैमिली है। पावर तो एक व्यक्ति में रहता है, लेकिन वो पावर पूरा इंस्टीट्यूशन उसको देता है। मटेरियल थिंग तो है, जो इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस अफेक्ट करता है, तो हम किस पे क्वेश्चन कर रहे हैं? उस इंसान को जो अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज़ उसका अपना एथिक्स काम कर रहा है। नहीं, उसको पावर तो सोसाइटी नहीं दिया ना, सोसाइटी इंस्टीट्यूशन नहीं पावर दिया ना उसको आपको अफेक्ट करने के लिए। आप पर्सन टू पर्सन देखिए, अभी जो स्थितियां हैं, जो मेजॉरिटी सोसाइटी जो है हमारी, है ना, मेजॉरिटी सोसाइटी कुछ वक्त पहले तक ये था कि हिंदू जो है वो बड़ा शांत जीवन जीता था, वो किसी को डराने की कोशिश नहीं करता था। आप इसको इस तरह से समझिए, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से उसके पास पावर आ गया। कैसे पावर आ गया? सोसाइटी ने उस पूरे सोसाइटी को, जो समाज है पूरा, उसको पावर दे दिया, तो वो उस पावर को अवेल कर रहा है और उसको एंजॉय कर रहा है। तो ये पर्सनल पावर नहीं है, ये पावर सोसाइटी से आया है उसके पास। और ये जो रिलीजन है या स्टेट है, ये इंस्टीट्यूशन है। कोई ऑब्जर्वेशन, कुछ शेयर करना है? किसी और का कोई प्रश्न? आपका कोई प्रश्न सर? स्वामी लड़की का पार्ट 2 है, वो कब आएगा? उससे जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे स्वामी लड़की की डायरी पार्ट 1 में आपने अपने आप को बड़े निर्मम ढंग से चित्रित कर दिया, क्या दूसरे जो पार्ट आएगा उसमें प्यार को भी क्या इतने तटस्थ रूप से चित्रित कर पाएगा? क्या इसीलिए नहीं कर पाएंगे? क्या ये डर है, इसलिए आपने उसको छोड़ के ट्रायलॉजी उठा दी? अच्छा मंच है, राजेश जी के भी सवाल आ गए आज तो। बताइए। जैसे माधवी के लिए लोग कहते हैं ना कि इसका अगला पार्ट आना चाहिए, वैसे तो मैंने अभी इसका प्लान नहीं किया है, और सामने लड़की की डायरी के सेकंड पार्ट का भी प्लान नहीं किया है। और जहाँ तक ट्रायलॉजी की बात है, तो ट्रायलॉजी का विषय जो है थमाया ही सर ने है मुझे, जिसको करते हुए मुझे पसीना आने लगा है। मतलब अब मुझे लग रहा है कि मैं क्यों कर रही हूँ इसको, तो कल्प्रिट तो आप ही हैं। विषय लिखवाने का मतलब ये नहीं होता जैसे हम ये कहें कि तो शाम को दारू की बनी, तो आप दारू की बनाना शुरू कर दें, जरूरी नहीं है। जो आप रूटीन, जो आपको शाम को दाल चावल अच्छे लगते हैं, उसको आपने क्यों छोड़ दिया? क्या दाल चावल के प्रति आपको लगता है कि उसके प्रति उतना अटैच नहीं रह पाएंगे तो दाल रोटी बनाने शुरू करें? कुछ व्यक्तिगत प्रश्न है जो मंच के थ्रू पूछ रहे हैं, देख लीजिए। अब आप जवाब यहाँ देना है, वापस लौट के देना है। अभी तो इस विषय पर कोई बात नहीं करनी है। ट्रायलॉजी वाला पाठक तैयार है, घर में भी तैयार है, बाहर भी तैयार है। फिर आइएगा दिल्ली, फिर बदरस करेंगे, नहीं अब हम इंदौर आ जाएंगे। होपफुली तब समय से शुरू करेंगे, सेटअप बेहतर रहेगा, ये भी रहेगा। अभी जो प्रोजेक्ट है उस पर काम कर लूं, फिर सोचते हैं। ये ट्रायलॉजी वाला कुछ मुद्दा बताएंगे? ये पॉलिटिकल नॉवेल है। ओके। और इसको लिबरलाइजेशन के बाद जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चेंजेस आए हैं, जिसमें जिस तरह से इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, जिन वजहों से इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, उस पर नॉवेल लिख रही हूँ, जो जिसमें रियल घटनाएं हैं सारी,
जो भी घटनाएं हुई है 90s से वो शुरू होता है, 1990 से, और 2020 में जाकर वो खत्म होगा। तो वो 10-10 साल के 3 पार्ट होंगे उसमें। अच्छा, तो 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए मैंने। क्या बात है, वाह। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसको मतलब रीड्राफ्टिंग शुरू की है मैंने। तो वो बड़ा काम हो गया, उसमें बहुत सारा रिसर्च है और उसको पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही इंटेलेक्चुअल टाइप की चीज़ आने वाली है। तो वो बड़ा काम हो गया था, वो चल रहा है, अभी 2 पार्ट हुए हैं, तीसरा पार्ट अभी कर रही हूँ मैं उसका। सुंदर, ये है मामला। बढ़िया। कोई और प्रश्न, कुछ बातचीत, कुछ और कुछ कहना है किसी को? आपको मैम? ठीक है, समाप्त करते। आपको कुछ कहना है अभी और? नहीं, मुझे नहीं, मैंने कह दिया। अब ये है कि क्या समझ में आया, क्या कहा मैंने, कैसे कहा। प्रतिक्रियाएं मांगेंगे लोगों से, YouTube पर जाएगा जब ये पूरी बातचीत, होपफुली जल्दी, और जैसे भी प्रतिक्रियाएं आएंगी आपसे साझा करेंगे। बहुत सुंदर बातचीत रही। आपने कहा था ना कि हम पिछला जो बतरस हुआ उस तरह से बातचीत नहीं मेंटेन कर पाएंगे, वो शायद, मुझे बहुत मजा आया बातचीत में। ऐसे ही राजीव सर ने भी कहा था पिछले बतरस के समय में कि बहुत अच्छी बातचीत नहीं हो पाएगी, वो मुझे लग रहा है, और बहुत अच्छी बातचीत हुई थी। आपने भी ऐसा ही कहा, और इतनी सारे व्यवधान के बावजूद आज बातचीत अच्छी हुई, बहुत मजा